नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका टाइम्स टुडे दरभंगा में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आज एपिसोड 6 है और आज हमारे साथ दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षक अपने चेहरे से पहचान बनाए हुए हैं और बच्चों में लोकप्रिय डॉक्टर डी कुमार MBBS MD एपेक्स इंस्टीट्यूट बायोलॉजी के मेंटर हमारे साथ यहाँ मौजूद है और हम लोग अगले महीना फरवरी में 12वीं के बच्चों का बोर्ड एग्जाम है। आज हम प्रसिद्ध शिक्षक से संवाद करेंगे 12वीं के विषय बायोलॉजी पर। सबसे पहले मैं एपेक्स इंस्टीट्यूट के मेंटर डॉक्टर डी कुमार MBBS MD का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। थैंक यू। मिथिला के परंपरा के अनुसार जो भी हमारे अतिथि आते हैं उनका स्वागत किया जाता है पाक चादर और मेमोंटे दे करके। पहले यह कार्यक्रम हम खत्म कर लेते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के डायरेक्टर शाहिद अतर साहब को और आकर के उनको सम्मानित करें। खोलो ना उसको। सॉरी, हम भी तो देख रहे हैं। ये तो बात है। अपनी मिथिला की पहचान है, जो भी अतिथि आते हैं उनका स्वागत किया जाता है। आज दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षाविद हमारे साथ हैं डॉक्टर डी कुमार सर और मैं इनसे बात करूंगा बायोलॉजी सब्जेक्ट पे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सपोर्टर मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, RA एजुकेशनल कंसल्टेंट, एक्सीलेंट बायोलॉजी और MX ग्राफिक्स, इनके सहयोग से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रसिद्ध शिक्षक और अपने नाम से पहचान और बच्चों के बीच इतने मशहूर हैं कि मैं क्या बताऊं। सर, मैं कार्यक्रम की शुरुआत पहले आपके साथ आप बच्चों के लिए कुछ बोले ताकि जिससे वो देखते हैं कि आप जैसे ही बोलते हैं इतना क्राउड हो जाता है। मैं भी चाह रहा हूँ कि जो दूर दराज से बच्चे देख रहे हैं वो शायरी हो जाए सर, ऐसा इसी से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ सर। अच्छा। गा तो मैं भी सकता हूँ मगर आवाज नहीं, बजा तो मैं भी सकता हूँ मगर साज नहीं। ऐ शाहजहां तू गर्व न कर अपनी ताज पर, ताज तो मैं भी पहन सकता हूँ मगर मुमताज कहाँ। बहुत अच्छा। देख सकते हैं कितना अच्छे। और बच्चे इनका अधिकतर गाने के भी बहुत ज्यादा शौकीन है और सर का पढ़ाने का तरीका, और उसमें बच्चे जब डिमांड कर देते सर एक गाना गा दीजिए तो उसमें बच्चे झूम उठते हैं। इनका क्लासेस का मैं बहुत सारा वीडियो भी देखा हूं और लगातार सर टीचर के साथ डॉक्टर होते हुए भी और बच्चों के साथ इस तरीके से घुले मिले रहते हैं। काफी दरभंगा में एक अलग पहचान भी दे चुके हैं अपने नाम से और अपने इंस्टीट्यूट के नाम से। चलिए हम टू द टॉपिक आते हैं। सर, बात करें बायोलॉजी सब्जेक्ट का। बच्चे नीट में जाने के लिए बायोलॉजी का ही एक रास्ता अपनाते हैं और अपना करियर बनाते हैं। 12th के बाद वो नेट का तैयारी करेंगे, नेट का एग्जाम देंगे। और बात करें बिहार बोर्ड का, तो बिहार बोर्ड का सर सबसे पहले मैं सिलेबस जानना चाहूंगा सर आपसे। बिहार बोर्ड में जहाँ तक बायोलॉजी के सिलेबस का सवाल है तो सब मिला के 16 चैप्टर्स हैं। बायोलॉजी में 16 चैप्टर्स हैं। 12वीं के बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये पहला चैप्टर है। उसके बाद ऐसा करते करते 16वां चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू है। इस 16 चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है और इस 16 चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जहाँ तक आपको क्वेश्चंस का भी सवाल है, मैं बच्चों को ये भी बता दूं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। 2 पार्ट में क्वेश्चंस रहेंगे। पहली बात तो आप ये जान लें कि आपका एक थ्योरेटिकल पोर्शन होगा और एक प्रैक्टिकल पोर्शन होगा। प्रैक्टिकल पोर्शन जैसा कि 10 तारीख से आप लोग का होने वाला था
और उस प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है। 30 नंबर को छोड़ दें तो बाकी बच गया 70 नंबर। जी, जी। तो 70 नंबर सब्जेक्टिव है। अब 70 नंबर को भी 2 भागों में बांट दिया गया। 35 नंबर हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, जी जी एंड रिमेनिंग जो 35 नंबर हो गया वो गया सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का जहां तक सवाल है, तो आजकल तो 2 साल से अब ऐसा ट्रेंड चल गया कि बच्चों को कोरोना को देखते हुए, जी जी बिल्कुल सर। क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे सिलेबस कभी कभी पूरा नहीं भी हो पाते हैं। वैसे मैं अभी सिलेबस पूरा भी कर दिया हूं, और जी, मेरी जी। बहुत खुशी की बात है, सिलेबस पूरा भी कर दिया हूं और दोहरा भी दिया हूं, दोहरा के बच्चों को घर तक भेजा हूं। तो जहां तक सवाल है ऑब्जेक्टिव का, तो 70 सवाल रहते हैं। जी। 70 सवाल बच्चों को दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, और आउट ऑफ दिस 70 ओनली दे विल हैव टू सॉल्व 35 क्वेश्चंस। तो सोचिए ऑप्शंस दुगुना हो गया। 70 में से सिर्फ 35 बनाना है, बच्चे ऐसे सॉल्व कर देते हैं। बाकी बच गया 35 नंबर। तो 35 नंबर में 2 प्रकार क्वेश्चन रहेंगे, जी, जी, कुछ जी। शॉर्ट रहेंगे, कुछ लॉन्ग से रहेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें उसको ऑप्शन कितना रहेगा, 6 क्वेश्चन। आउट ऑफ 6 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व ओनली 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चंस। और हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होगा। तो 3 5 जा 15, तो रिमेनिंग हो गया 20। तो 20 मार्क्स में क्या है कि उसे 20 सवाल दिया रहेगा, और उस 20 में से सिर्फ 10 का ही जवाब देना है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो 10 दूनी 20। तो 20 और 15 35। तो 35 हो गया सब्जेक्टिव और 35 ऑब्जेक्टिव। तो मिला जुला के बातें ये हुई कि उधर 70 में से 35, 20 में से 10, 6 में से 3। तो विद्यार्थी के लिए तो पवारा ही पवारा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसीलिए वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बच्चे आप बिल्कुल ना घबराएं, आपके एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है, ये मैं कहता हूं। आप जिनसे भी पढ़े हो, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे हैं, ये आप कॉन्फिडेंस होके चलें। और बिल्कुल जिस तरीके से सर ने आपको समझ चुके होंगे कि सिलेबस में किस तरीके से कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, प्रैक्टिकल भी है आपका इसमें, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने हैं। आप बहुत बारीकी से सर कितने नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये सारे कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने बता दिया। यही पहचान होती है प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस टीचर का, कि बच्चों को सिंपल लैंग्वेज में किस तरीके से समझाया जाए। काबिल तारीफ है सर का। मैं टॉपिक आगे बढ़ाता हूं कि सर बात करें तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा सर मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, तो ऑब्जेक्टिव का कैसे तैयारी करें सर? ऑब्जेक्टिव बनाने वक्त सबसे पहली बात, अब ऑब्जेक्टिव आज भी झेलोगे एग्जामिनेशन। बच्चों मैं आपसे बता दूं कि ऑब्जेक्टिव अभी आप अपने एग्जाम में 30 क्वेश्चंस को देखोगे, उसमें से 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस एग्जाम, ये एग्जाम जब आपका हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएंगे, आप पास कर जाओगे, फिर आप आओगे नीट की लाइन में, कंपटीशन की लाइन में आओगे, वहां भी ऑब्जेक्टिव, वहां तो सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव से ही मुलाकात होगी। तो ऑब्जेक्टिव बनाने वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये तो आपको इसमें एक्सपर्ट होना ही होगा, आपको सुनना होगा। कुछ मुख्य बातें, मैं उस मुख्य बातों पर आता हूं। पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको भी पढ़े, जिस क्वेश्चन को भी पढ़े, अच्छे से पढ़े, उसमें नॉट और एक्सेप्ट को मार्किंग करें। जैसे लिखा रहा है कि which one of the following question is following sentence is not correct, which one of the following sentence is not correct। तो आप नोट अगर नहीं पढ़े धरफर में, आप तेजी में थे, आप नोट नहीं पढ़े, करेक्ट चुन लिए, आप जैसे ही पहला लाइन पढ़े करेक्ट रंग दिए लिए, वो तो गलती हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात आप गौर से सुनेंगे, नोट दिया हुआ रहे, अगर एक्सेप्ट दिया हुआ रहे तो उसको आप क्या करें, अंडरलाइन कर दें। देन यू हैव टू प्रोसीड, अब आपको आगे बढ़ना है। चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने होंगे। दूसरा लाइन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का, दूसरा लाइन है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया, मैं एक क्वेश्चन प्राय बच्चों को बताया करता हूं कि आपका जो 6ठा चैप्टर है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उसमें एक क्वेश्चन प्राय बच्चे फंस जाया करते हैं, डीएनए का, डीएनए में 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है। तो एनसीईआरटी लिखता है 0.3 नैनोमीटर। टीचर लोग भी बताते हैं कि जो नैनोमीटर में याद करो, एंगस्ट्रम में 3.4 एंगस्ट्रम। तो मान चलो कि 3.4 एंगस्ट्रम तुम पढ़ के आए और पहला चॉइस दे दिया 3.4 नैनोमीटर। तो आप तो नैनोमीटर देखे नहीं, आप तो यूनिट देखे नहीं, तो आप 3.4 देखे उछल गए, खुश करे यार कितना आसान है, आपने रंग दिया। जब एग्जाम हॉल से बाहर आए तब बोला, अरे बातें डिस्कशन हुई, तब आंख खुली, अरे यार मैंने क्या मिस्टेक कर दिया। तो जनाब मैं कहता हूं फिर भी बच्चे गलती कर सकते हैं,
इसीलिए आप ध्यान सुनिए, ये क्वेश्चन गलती ना करें। ये क्वेश्चन आने की संभावना इस बार फिर है कि डीएनए में 2 बेस पेयर की दूरी कितनी होती है, मिस्टेक ना करें। यूनिट पर है 3.4 एंगस्ट्रम और नैनोमीटर में बोलने का मन है तो 1 दशमलव पीछे कर दिए 0.3 नैनोमीटर। तो ऐसे सॉल्व करें। कहने का मतलब ये हुआ चारों ऑप्शंस ध्यान से पढ़ेंगे, देन यू हैव टू टिक आउट। और आपको जब फिल करते तब हो सकता है कि आपने ए मार दिया और ऐसा था कि सी में गए तो लिखा हुआ था बोथ एब द एबव, तो चला गया। ये दूसरी और तीसरी ये सब बातें हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वक्त। इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ें, नोट और एक्सेप्ट को मार्क करें और देन आफ्टर यू हैव टू फिल। और दूसरी बात, जब आप रंगने जाते हैं आपने सब कुछ सही कर लिया, ये लास्ट लाइन आपने टिक भी कर लिया, ये आंसर होना चाहिए। और आपका कंसंट्रेशन बिगड़ गया, जैसे आप रंगने चले रंग दिए कोई दूसरा ऑप्शन, अब तो आप बदल नहीं सकते हो, जमाना आ गया। अब तो एचबी पेंसिल से रखना है नहीं, बिल्कुल। अब तो आपको रखना है बॉल पॉइंट ब्लैक और ब्लू से, तो आप तो बदल सकते नहीं। एक बार अगर 3 निकल गया तो फिर वो लौट तो आएगा नहीं। जी। इसलिए ये ध्यान रखिए बच्चे, 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। अगर ये 3 सुधार लिए ह्यूमन मिस्टेक तो सोच लीजिए बल्ले बल्ले है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल देख सकते हैं सर ने किस तरीके से आपको नीट पे भी सर ने फोकस करवा दिया, तभी तो इतना बच्चा क्वालिफाई कर रहा है सर के यहाँ से। अब मुझे पता चल रहा है क्योंकि सर ने ऐसे बारीकी से बताए हैं सर। मैं भी बायोलॉजी से 12th किया हूँ और ग्रेजुएट जूलॉजी से हुआ और एमएससी भी जूलॉजी से किया। तो मेरे भी सर इस तरीके से जो डीएनए वाला बात बताए थे आज सर नहीं बताए थे। आज हम भी पढ़े हुए थे लेकिन जिस तरीके से सर बताए अब वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है। और इस तरीके से अगर एक्सपीरियंस टीचर बताते तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है और वो मिस्टेक बहुत कम करते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक बार सर ने जो बोला कि पॉइंटिंग आपने कर दिया तो दोबारा मिटाया नहीं जा सकता है। अगर आप चाहिएगा अपने पास से व्हाइटनर ले गए कर दिए वो फिर भी आपका चला जाएगा। यहाँ पर एक और भी, आप व्हाइटनर यूज ना करेंगे, आप नाखून से स्क्रैच ना लगाएंगे, ब्लेड से स्क्रैच। अगर एक बार आपने रंग दिया तो नाखून से स्क्रैच ना लगाएं, व्हाइटनर का यूज ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करके दिया वो आपका कैंसिल हो सकता है, तो आप 35 में से आप 1 नंबर भी नहीं लाएंगे। सो ये आप प्रिकॉशन रखेंगे। ये व्हाइटनर की बात बोले, आप बहुत अच्छी बात बोले, मजा आ गया आप। जी सर, शिक्षा संवाद यही पर्पस ही है सर करना कि बच्चे कम मिस्टेक करें और अपना नाम और फेम अपने दरभंगा का, अपने माता पिता का आगे बढ़ाते रहे, ताकि शिक्षा जगत में भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और लगातार सर भी योगदान देते आ रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो फुलफिल नहीं होते हैं, उन्हें फ्री में भी पढ़ाते हैं, ऐसा मैंने सुना है बच्चों के जुबानी। तो कहीं ना कहीं बच्चे वो झूठ बात नहीं बोलते होंगे, अच्छी ही बात बोलते होंगे। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सर बात करें चैप्टर वाइज सर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसे बच्चे को ध्यान रखना ही चाहिए सर। देखिए 16 चैप्टर मैंने बच्चे को बोला, बच्चों आप मेरी बातों को ध्यान सुनेंगे, आपका शिक्षा संवाद को आप देख रहे हैं तो आप जरा गौर सुनेंगे कि 12वीं के बायोलॉजी में जो 16 चैप्टर्स है जो एनसीईआरटी हम लोग फॉलो करते हैं, 16 चैप्टर्स में ये बात तो फिक्स है कि सारे चैप्टर्स के अपने अपने महत्व होते हैं, हर चैप्टर्स के महत्व है। बट अगर रवि जी जैसा पूछे कि कौन कौन चैप्टर्स पर अधिक ध्यान दिया जाए, टाइम भी कम है, तो कौन तो उस चैप्टर्स में आ जाते हैं। सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन थर्ड चैप्टर, सेकेंड थर्ड, देन फिफ्थ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक आपका 5th चैप्टर हो गया, एक 6th हो गया मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस यानी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, 11वां चैप्टर, 8वां चैप्टर और 14वां चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स है। इसको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो शॉर्ट और लॉन्ग है इसी चैप्टर से रहेंगे, इसी चैप्टर से रहेंगे। तो समझ सकते हैं आप, नोट डाउन कर लीजिए और आपके पास अभी भी 20 दिनों का टाइम है और शिक्षा संवाद में जो जो सर बातें बता रहे हैं उसे नोट डाउन कर लिए, नहीं तो दिक्कतें भी हो सकती है। और अगर आप नोट डाउन कर करके उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर ले तो मुझे लगता है 90 से ऊपर तो स्कोर कर ही लीजिएगा, क्योंकि डी कुमार सर जिस तरीके से बता रहे हैं और एक्सपीरियंस है इनका, कहीं
कहीं ना कहीं दरभंगा को अलग पहचान भी दे रहे हैं, तो इनका बातें मानना बहुत जरूरी है आपके लिए। और बायोलॉजी के स्टूडेंट इस तरीके से अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो नेट में भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि 12th का बेस आपका ही पूछेगा एनसीईआरटी, तो सर भी एनसीईआरटी पे ही बता रहे कि एनसीईआरटी ही पढ़े और बाकी एक्सपेक्शनल जो भी बुक हो वो भी पढ़ सकते हैं। तो बात करें सर बायोलॉजी में, सर फिगर आता है, फिगर को लेबलिंग करना, कितने बच्चे जानते हैं कि इधर से इधर, इधर से इधर, इधर खींच दिए, फोटो बना दिए, उसमें क्या होता है, उसका मार्क्स कट जाता है। तो लेबलिंग किस तरीके से करें सर? सबसे पहले इमेज डायग्राम से संबंधित दो बातों पर ध्यान रखना है। दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं डायग्राम से। एक आता बिल्कुल डायग्राम, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग एक्सेप्ट द मेकिंग डायग्राम एंड द लेबलिंग। तो ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद लेबलिंग करना, और इसके सिवा आपको कुछ लिखना ही नहीं है। 2 मार्क्स के हो सकते हैं, 5 मार्क्स के भी हो सकते हैं। तो लेबलिंग करने में आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी चीज आप लेबलिंग करते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो लाइन कटिंग नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख दिया तो आप ऐसे लाइन लिखें, अब फिर इधर से आपने अगर फिर ऐसे अगर आपको यहां माइटोकॉन्ड्रिया है सपोज दैट, तो माइटोकॉन्ड्रिया का लाइन यहां से लेकर के उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने लिखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां दिया माइटोकॉन्ड्रिया, तो मैं कैसे समझ हो सकता है ये लाइन ऐसे चला गया हो? मेरी बात समझिए, लेबलिंग करने वक्त लाइन 2 लाइन क्रॉस, बस एक ही फंडा है, 2 लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। यू डोंट हैव टू क्रॉस द 2 लाइन्स। अगर मान तो 10 लाइन जाएगा, 10 चीज का नाम लिखना है, 10 लाइन अलग अलग होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। अब जहां तक सवाल रहा कि डायग्राम से कौन कौन लेबलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सर, तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो बहुत फिक्स है कि उसी में से लेबलिंग करने के लिए आएगा। उसमें से एक हो गया आपका सुपर डुपर क्वेश्चन है। हम चैप्टर वाइज चलते हैं। पहला चैप्टर में लेबलिंग करने वाला ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। जनरली पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, बट ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं है। जी जी। सेकेंड चैप्टर में लेबलिंग वाला बहुत क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है एंथर के वॉल का चारों लेयर आप दिखाएं। एक मैच्योर एंथर लेयर में चारों आप लेयर को दिखाएं, तो आप उस लेयर में आप लिखेंगे बाहर से एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। तो कोई भी लाइन आप ये नहीं करें, मतलब इंटरसेक्ट ना करें, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन हो गया सेकेंड चैप्टर में एक आता है कि इम्ब्रायोसैक का एक डायग्राम है। इम्ब्रायोसैक तो ऐसा हॉट टॉपिक है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। इतने ऑब्जेक्टिव्स, चाहे आप नीट पे चले जाओ, और 12वीं के ऑब्जेक्टिव का तो पसंदीदा टॉपिक है इम्ब्रायोसैक, सेकंड टॉपिक का। इम्ब्रायोसैक से इतने सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लॉलीपॉप है। बच्चे को सिर्फ एक बार बता दिया जाए, सारे बच्चे जो बच्चे सुन रहे हो जिसको मैंने पढ़ाया, वाह सर आप तो सब कुछ याद दिला दिया। इम्ब्रायोसैक में एक एपरेटस क्या है, एंटीपोडल सेल किस साइड होता है, अच्छा एक चीज और, ओव्यूल का डायग्राम, इम्ब्रायोसैक का डायग्राम, एंथर के वॉल का डायग्राम, ये 3 तो सुपर डुपर हिट है। और एक पॉलन ग्रेन का डायग्राम। पॉलन ग्रेन जब भी बनाएंगे तो 2 लेयर वाले बनाएंगे, 2 सेल वाले बनाएंगे। 2 सेल वाले, छोटे वाले सेल को जेनेरेटिव और बड़े वाले सेल को वेजिटेटिव सेल, ऐसा वाला पॉलन जर्म रिपोर्ट दिखाएंगे। चलते हैं तीसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में कौन कौन लेबलिंग वाले आता है? एक आता है ओवरी का टीएस, ओवरी का टीएस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओवरी। उसके बाद एक आता है स्पर्म का, तीसरा ग्राफियन फॉलिकल का फिगर। ये 3 तो सुपर डुपर हिट है। चौथा क्या आता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों का क्या होता है? एक फ्रंट व्यू है और एक लैटरल व्यू है। दोनों में से कोई भी आप अगर बना लेते हो तो काम चल जाएगा। मान लो आप फ्रंट व्यू बना के चले गए, फ्रंट व्यू आपने प्रैक्टिस करके गया और आ गया लैटरल व्यू। यू डोंट हैव टू लूज योर पैशंस, आपको दोनों में से जो आता है बना देना, क्योंकि अब तो आप तुम फ्रंट देख कर गए हो, आ गया लैटरल, आपको आता तो नहीं ये भूल गया, लेकिन फ्रंट ही अच्छे से बना देना। मैं समझता हूं मुश्किल से अगर 5 नंबर का है तो आपको 1 नंबर काटेगा, ये मैं कहता हूं। इसीलिए ये 2 क्वेश्चन ये हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, ओवरी का टीएस, ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम और स्पर्म का लेबलिंग करना, स्पर्म का फोटो। ये सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है। चौथा टॉपिक में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। 5वां में भी ऐसा कोई डायग्राम नहीं है। छठा टॉपिक में सिर्फ एक क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पर जब क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन तो भी डीएनए बना,
डीएनए का फोटो बनाना है या अलग से अगर डीएनए का डायग्राम आता तो बनाना है। 7वां चैप्टर में कोई ऐसा सच नहीं। 8वां में सिर्फ एक क्वेश्चन, एंटीबॉडी का डायग्राम बना ले, वाई शिफ्ट बना दीजिएगा। आप लोग को तो याद ही है, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन H2L कितना अच्छा। और आईजीजी, इसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, आईजीजी कहते हैं, टाइप्स इत्यादि सारे चीजें एकदम टिप ऑफ द टंग होना चाहिए आपके पास। 5 लाइन है तो एक एंटीबॉडी का डायग्राम। उसके बाद चलिए 9वां चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। 10वां चैप्टर में सिर्फ एक डायग्राम। 10वां में उसका नाम है बायोगैस प्लांट, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अलग से लेबलिंग करने के नहीं आता, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, बायोगैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट अलग से लेबलिंग नहीं आता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप तैयार कर लीजिएगा विथ डायग्राम। ओके, और वहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद चलिए 10वां 11वां चैप्टर में एक क्वेश्चन, ये शॉर्ट नोट्स भी है। PBR 322 आर्टिफिशियल, सबसे पहला आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर जो बनाया गया था PBR 322, तो वो कैसे, उसका लेबलिंग कीजिए, कैसे बनाना है। लॉलीपॉप है, बहुत आसान है, तुरंत बना दीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए आगे 12वां चैप्टर में ऐसा कोई डायग्राम नहीं है, इंसुलिन हमारे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 13वां चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। 14वां चैप्टर में सिर्फ फ्लो चार्ट, फूड चेन, फूड वेब। 15वां में ऐसा, 16वां में कुछ भी नहीं है। 16वां में अगर तैयार करना ही है तो 2 फोटो तैयार करिए, स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, 2 बस, दोनों को गौर से देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पर शॉर्ट नोट्स जा सकता है और स्क्रबर पर भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो इतने मैंने डायग्राम के बारे में फुल्ली बता दिया, 1 से लेकर 16 चैप्टर के बारे में, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आप इतने कर लेंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा 12th का एग्जाम सर याद दिला दिए कि क्योंकि डायग्राम ऐसा सर क्वेश्चंस बता रहे थे। डीएनए वाला हमको भी क्वेश्चन आया था, हम भी सॉल्व किए थे। और लगातार बिहार बोर्ड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते रहते हैं सर। ये बिहार बोर्ड की बहुत अच्छी है, क्योंकि आप अगर 2019 का जो क्वेश्चन हुआ वो 21 में पूछ देता है, 20 वाला कहीं 22 में पूछ दे, ये कोई फिक्स नहीं है। उस तरीके से सर जो पढ़ाए होंगे, जो बच्चे सर के देख रहे हैं, सर तो तैयारी करवा ही दिए होंगे। और सर बात करें VVI क्वेश्चन, कुछ हो 1-2? हाँ, VVI क्वेश्चन तो बहुत है। जैसे चलिए मैं फटाफट 1 सेकंड तक बोल दूं, तुरंत बोल दूं। पहला चैप्टर की बात करें तो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप डिफरेंसेस देख लेंगे। दूसरा आप देख लेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनी बाइनरी फिजन इन अमीबा, दूसरा क्वेश्चन बाइनरी फिजन इन अमीबा। उसके बाद पहला चैप्टर में आप ये पहला या दूसरा का भी दोनों में मिक्स मान सकते हैं, उस पर आता है क्वेश्चन पार्थेनोजेनेसिस पर शॉर्ट नोट्स, और पहला चैप्टर में टिश्यू कल्चर पर शॉर्ट नोट्स। तो ये पहला चैप्टर टिश्यू कल्चर का, दूसरा नाम माइक्रो प्रोपेगेशन भी है, इसलिए कभी कभी टिश्यू कल्चर नहीं देख करके आप कहेगा माइक्रो प्रोपेगेशन पर शॉर्ट नोट्स लिखे, तब क्या करोगे, तो बात तो वही लिखना है। जैसे 5वां चैप्टर में, चलिए साहब को मैं डायरेक्ट 5वां पे चला गया। 5वां जेनेटिक्स में एक क्वेश्चन है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, लॉन्ग क्वेश्चन। उसका दूसरा नाम, कभी कभी तो ऐसा भी एग्जाम आया है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं लिख करके लिख दिया क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस पर लॉन्ग क्वेश्चन लिखे। इस पर 2 तरह क्वेश्चन आता है, एक आता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस पर लॉन्ग ऐसे सिंपल वे में लिख देगा, और एक आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो 2 ही ग्राफिकल, पूरी बायोलॉजी में, 12वीं की पूरी बायोलॉजी में 2 ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन आता है, वो ध्यान से लीजिएगा आपको। एक आपका 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दूसरा 5वां चैप्टर से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अब 2nd चैप्टर की बात करते हैं। 2nd चैप्टर में पॉलिनेशन, डिफाइन द पॉलिनेशन। उसके बाद क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए उसमें, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शंस, कभी कभी आता है पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शंस। उसके बाद उसमें 2nd चैप्टर में एक आपको लगे हाथ में ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आता है कि वो जो क्रॉस पोलिनेशन में जो एजेंट आता है, वो 5-6 एजेंट, उसमें से एक क्वेश्चन प्राय आ ही जाता है। जैसे अगर घोंघा, जिसको स्नेल कहते हैं, अगर स्नेल से पॉलिनेशन होता तो उसको मेलेकोफिली कहते हैं। चमगादड़ से होता है तो उसको चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। अगर चिड़िया से होता है तो उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। सांप से होगा तो ओफियोफिली कहते हैं। हवा से होगा तो एनिमोफिली कहते हैं। अगर पानी से होगा तो हाइड्रोफिली कहते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, लगभग वो आ ही जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद 3rd चैप्टर में चले तो 3rd चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट बनता है, उसमें सबसे पहले ये बन जाता है कि टीएस ऑफ
टीएस ऑफ टेस्टिस शोइंग द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये आपका क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब हम टीएस आपको जब बोले तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, आप लोग सब देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तब रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस के बाद भास एफरेंसिया, भास एफरेंसिया के बाद एपिडाइमिस, और एपिडाइमिस के बाद भास डिफरेंस। ये जो सीक्वेंस है सभी आदमी आज देख लेंगे, रट लेंगे। इसमें ये क्वेश्चन इस पर आ रहा है, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। पहले एसटी, तब आरटी, तब भास एफरेंसिया, देन एपिडाइमिस, देन द भास डिफरेंस। मैं कह दिया तो कह दिया, लगभग 99.9% चांस है इस क्वेश्चन को आने का, इसलिए आप चले जाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन इस शिक्षा संभाग में बोलना तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, बिल्कुल बहुत सारे रवि जी के क्वेश्चन हो गए, अगर मैं इस तरह से डिटेल कर रहा हूं तब तो पॉसिबल नहीं है। 4th चैप्टर में आपका आएगा ओरल ये कंट्रासेप्टिव मेथड्स पर आपके शॉर्ट नोट्स आ रहा है, और एमटीपी पर शॉर्ट नोट्स आ रहा है। उसके बाद जिफ्ट, गिफ्ट, ये सब आप जरूर देखिएगा। जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, गिफ्ट का फुल फॉर्म, और आईसीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप जरूर देख के आएंगे। 5वां चैप्टर में मैंने तो बोल ही दिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पहला एक क्वेश्चन बोल ही दिया, और मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मेंडलिज्म। तो मेंडल की जीवनी, उसमें 4-5 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और उसमें एक मैंने बोला था सेक्स डिटर्मिनेशन पर लॉन्ग क्वेश्चन है, कैसे कैसे करते हैं। और उसके बाद 6ठा चैप्टर में चलेंगे तो डीएनए का रेप्लिकेशन, और उसके बाद लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 7वां चैप्टर में आप जाएंगे तो उस पर कहेगा नाम लिखें किसके किसके, तो डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इवोल्यूशन कैसे हुआ, लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ धरती पर कैसे हुआ, उसके डिफरेंट थ्योरी के नाम लिखे, तो आपको नाम लिख देना है। उसके बाद आप चलिए, उसके बाद रेस्ट उसमें ऑब्जेक्टिव भी बनता है। उसके बाद आप चलेंगे, अरे क्वेश्चन में रिकैपिचुलेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट पर शॉर्ट नोट्स आता है, वो आप दोनों देख लेंगे। 8वां चैप्टर में एंटीबॉडी पर शॉर्ट नोट्स मैंने बोल दिया, और एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या अंतर है वो देख लीजिएगा। दूसरी बात, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या अंतर है, ये 2-3 क्वेश्चन बनता है। देन आफ्टर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या, जितने भी कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स है, जिससे फाइलेरिया किससे कारण होता है, उच्चरिया बैंक्रोफ्टाई, कालाजार किससे होता है, लिस्पेरिया डोनोवैनी के कारण होता है। उसके बाद लेकिन वो कॉजल ऑर्गेनिज्म किसके काटने से होता है, वेक्टर कौन है वो भी याद करेंगे एक लाइन। जैसे टाइफाइड किसके कारण, साल्मोनेला टाइफी, ये सब आप जरूर याद कीजिएगा। फिर हम चलते हैं 9th चैप्टर में। 9th चैप्टर तो आपका हो गया वो स्ट्रेटजी फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन, उसमें ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, मेनली चलेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद उसमें पूछना भी होगा तो सिर्फ एक ही पूछेगा, सिंगल सेल प्रोटीन पर शॉर्ट नोट्स, सिंगल सेल प्रोटीन पर शॉर्ट नोट्स पूछेगा। और उसके बाद अब हम चलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, दो शॉर्ट क्वेश्चंस हो गया। और रेस्ट आपका जो भैंस का कौन कौन वैरायटी है वो तो देख लीजिएगा, और मुर्गी का कौन वैरायटी है, मुर्गी में कौन बीमारी होती है उसको आप देख करके जाएंगे। 10वां चैप्टर की बात करें तो 10वां चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करके जाएंगे, गोबर गैस प्लांट आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद चलते हैं 11वां चैप्टर में। तो 11वां चैप्टर में 2-3 शॉर्ट नोट्स, 3 शॉर्ट नोट्स कौन कौन बेटे, तो एक होगा RE रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम पर शॉर्ट नोट्स, क्लोनिंग वेक्टर पर शॉर्ट नोट्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर शॉर्ट नोट्स, और एक लॉन्ग क्वेश्चन PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम एम्प्लीफिकेशन। तो ये करके जाओगे, इससे ऑब्जेक्टिव भी आएगा बच्चा कि PCR का सबसे पहले डेवलप किसने किया, कैरी मुलिस साहब ने किया था। उनको कब उनको नोबेल प्राइज मिला, सब आपके एनसीईआरटी लाइन है, सो आपको ये तो करना ही होगा। फिर 12वां चैप्टर में चलेंगे तो 12वां चैप्टर में ह्यूमन इंसुलिन पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है। सबसे पहले कौन कंपनी थी जिसने इंसान का इंसुलिन बनाया था, ह्यूमन इंसुलिन, इली लिली कंपनी, इत्यादि इत्यादि सब देखेंगे। और बीटी कॉटन पर शॉर्ट नोट्स जरूर देख लीजिएगा। उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्राइजीन के कितने वैरायटी है, 1AB 1AC सब देख लीजिएगा कौन किससे होता है। और 13वां चैप्टर पर, उसमें 13वां चैप्टर पर तो आपको अब टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। नहीं, बिल्कुल। और 14वां चैप्टर में फूड चेन और फूड वेट में क्या अंतर है ये आप देख लीजिएगा। और 15वां चैप्टर में चलें तो उसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स है, सारे देख लीजिएगा कैसे कैसे उसकी बायोडाइवर्सिटी है। और 16वां चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक रेसेप्टर और स्कैबर पर शॉर्ट नोट, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव। उसमें 3 ईस्वी है, 1980 में क्या आया, 1974 में क्या आया, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन एक्ट इत्यादि सब आप देख लेंगे। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पूरी बायोलॉजी का मैंने बता दिया। देख सकते हैं, शिक्षा संवाद करने का मकसद ही यही रहता है, दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षकों को बुलाओ और आपके लिए गेस्ट से लेकर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है वो सारे डी कुमार सर ने आपको बता दिया।
आपको मैं बताना चाहूँगा आपके डायग्राम से लेकर के वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किस तरीके से डील करना है, डायग्राम में मार्क्स कैसे अच्छे ढंग से स्कोर करना है आपको, और इसी बहाने नीट पे भी हम ले गए सर को कि सर नीट पे भी बता दीजिए ताकि आपका जैसा बच्चा निकलता है यो देख कर करके उसका भी नीट कहीं बेड़ा पार हो जाए। समझ सकते हैं। तो शिक्षा संवाद एक बहुत ही अच्छा चीज है, जहां तक मेरा मानना है कि बच्चों को कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, और आप इसको नोट डाउन भी कर ले, और जो बच्चे देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी इस चीज को शेयर भी कर ले, ताकि जो अन्य बच्चे हो दूर दराज के वो भी इस चीज को देख करके अपना बेनिफिट उठा सके। और मैं डी कुमार सर का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य टाइम दिए और हमारे बीच आकर के और इस चीज को शिक्षा संवाद को बच्चों के लिए किए हैं। और सर बात करें तो स्टार्टिंग किए थे शायरी से, एंडिंग भी शायरी से हो जाए सर। अगर 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 टाइम हो तो मैं 2 इंपोर्टेंट बोलूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2 इंपोर्टेंट बच्चे आपके लिए। 2 लाइन ये कि जो आपका पहला पृष्ठ होगा उस पर आप रोल कोड, रोल नंबर अच्छे से लिखेंगे। सबमिट, जब कॉपी सबमिट करेंगे यानी जमा करेंगे तो उससे जमा करने से पहले एक बार रीचेक एंड रीचेक करें कि मैंने रोल नंबर रोल कोड लिखा कि नहीं। 35 के 35 क्वेश्चन सही है, वो लिखा ही नहीं, आपके जो है वो रिजल्ट पेंडिंग पड़ जाएंगे। पहला जो पन्ना है उसका जो सेकंड पृष्ठ है उस पर आप कुछ ना लिखें, क्योंकि पहला पन्ना को फाड़ दिया जाता है, वहां से सेपरेट कर लिया जाता है, उसको अलग ले दिया जाता है। इसीलिए पहले पन्ने के सेकंड पृष्ठ पर आप, जैसे ये पहला पन्ना पलटे बेटे, तो इस पर आप कुछ ना लिखें, इस पेज से शुरुआत करें। दूसरी बात, कॉपी को 4 इक्वल भाग में मोड़ दें, फोल्ड कर लें, और चौथाई जिसको आप बोलते हैं 1/4, तो 1/4 को छोड़ के चौथाई छोड़ के लिखें। तीसरी बात, जितने भी क्वेश्चन हैं आप बारीकी से इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। शॉर्ट और लॉन्ग की बात करें, उसमें जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है उस क्वेश्चन को पहले लिखना। मैं बार बार बोलता हूं, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से याद है उसको पहले लिखना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वो जब टीचर आपको कॉपी चेक करेंगे, वाह क्या विद्यार्थी है, कितना अच्छा लिखा। बाय द वे लास्ट में आप अच्छे नहीं भी लिखते तो भी मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। तो ये सभी बातें आप दिमाग में जरूर रखेंगे। और जो नंबरिंग गलत मत करेंगे, नंबरिंग गलत। अगर 9 का बी लिखना है तो 9 का बी। और लास्ट ये कि मान चले कि टाइम हमारे पास मात्र 5 मिनट बचा है, 5 मिनट, और टीचर बार बार बोल रहा है कि अब तुम्हारा कॉपी छिनाएगा, और आपके पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन बचे, आप क्या करोगे? तो फटाफट 2-2 मिनट टाइम बांट दो, 2 मिनट इसको, 2 मिनट इसको, 2 मिनट इसको, क्योंकि क्वेश्चन कोई खाली नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन खाली छोड़ दिए तो बहुत घाटा। अगर आपने 1 लाइन भी लिख दिया तो टीचर उसमें 2 में 1 नंबर, 5 में 2 नंबर भी दे सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, कम टाइम में तीनों क्वेश्चन को लिख करके ही सबमिट करना है। ये बात अंतिम लाइन था, याद जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो मैं जैसा बोल रहा था कि सर शायरी कर देते, उसके बाद मैं जरूर बोलता कि सर बच्चों के लिए कुछ मैसेज हो, उससे पहले ही सर आपको इस तरीके से ब्रीफ कर दिए। चलिए मेरा क्वेश्चन भी एंड हो गया। इनका क्वेश्चन अगर होने वाला होता तो समझिए आपको क्वेश्चन जवाब दे दिए। लास्ट लाइन यही था। और जहां तक शेरो शायरी सवाल है तो मैंने शेर आपको सुना ही दिया। तो आप खुद समझदार हो, और कभी मुलाकात होगी जिंदगी के सफर में तो फिर गाना और शेरो शायरी से फिर मुलाकातें होगी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। बहुत दिमाग काफी फ्रेशनेस आता है। आप अच्छे से इंस्टीट्यूट में जाओगे, हर 15 दिन पर एक प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत धमाकेदार प्रोग्राम्स होते हैं। सारे दिमाग जो 15 दिन से फैटिक हो चुका था, थक चुका था, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। सो म्यूजिक तो बहुत अच्छा चीज है, इसको तो कहीं किसी तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। म्यूजिक बहुत अच्छा चीज है। तो मेरी अगर सफर कहीं, मेरी मुलाकात आपसे कहीं हुई तो फिर आप म्यूजिक की दुनिया में भी आप जाओगे, और मैं आपको मनोरंजन करता रहूंगा पढ़ाई के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एपेक्स इंस्टीट्यूट के डॉक्टर डी कुमार MBBS MD का मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी तरीके से शिक्षा संवाद के माध्यम से हम फिर से नए सब्जेक्ट के साथ, नए मेंटर, अलग सब्जेक्ट के फिर से हाजिर होंगे। आप यूं ही देखते रहे टाइम्स टुडे दरभंगा का शिक्षा संवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करते रहें।